एक ऐसी जगह पे बहुत सारे लोग यहाँ आते हैं। शुरू करते हैं। हाय हेलो नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ वैशाली और मेरे वैशाली क्रिएटिविटी एंड लाइफस्टाइल इस ब्लॉगिंग चैनल में आप सबका बहुत 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 स्वागत है। या ज़रूर आपको ज़रा आश्चर्य हो रहा होगा क्योंकि मेरे पहले के जो भी ब्लॉग्स हैं वो मराठी में बनाए हुए हैं और आज मैं हिंदी में ब्लॉग बनाने जा रही हूँ। बात यह है कि मेरे आदित्य की डिमांड है कि मैं हिंदी में ब्लॉग बनाऊँ। अब मैं हूँ मराठी और हिंदी में ब्लॉग बनाना है तो मेरे लिए तो ये एक चैलेंज का काम है और उसने मुझे चैलेंज दिया है आज कि मैं हिंदी में ब्लॉग बनाऊँ। तो आपको बहुत मज़ा आने वाला है क्योंकि मेरी हिंदी बहुत ही बढ़िया है। कोशिश कर रही हूँ हिंदी बोलने की। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हिंदी ब्लॉग। तो दोस्तों अब आज हम आए हैं नासिक में एक ऐसी जगह पे जो बहुत ही जानी पहचानी है और बहुत सारे लोग यहाँ आते हैं और आपको भी यहाँ आना चाहिए। मेरी छोटी बहन जो है ये पूना से अपने फैमिली के साथ आई है। शादी थी उनके यहाँ रिश्तेदार की, तो शादी के लिए आए थे और आज जा रहे हैं वापस। लेकिन उसके पहले उसको बोला कि चलो कुछ जाने से पहले कहीं घूम के आते हैं। तो थोड़ी देर के लिए हम मस्त से मज़े करने वाले हैं और मेरे वैरायटी वाली हिंदी सुनने को मिलेगी। तो देखते मुझे हिंदी में ब्लॉग बनाते आता है या नहीं। ब्लॉग देखने के बाद आप ज़रूर बताना कैसे हुआ मेरा ब्लॉग, ठीक है। तो पहले शुरू करते हैं। तो दोस्तों आज हम आए हैं एक ऐसी जगह पे जो नासिक में स्थित है और बहुत ही मशहूर है, जिसका नाम है पांडव लेणी। लेणी मतलब गुफाएं। और लेणी ये जो शब्द है ये प्राकृत भाषा में लयन शब्द जो है उससे आया है, जिसका अर्थ है गृह या घर जिसे कह सकते हैं, रहने की जगह कह सकते हैं। तो इस तरह से ये लयन शब्द से लेणी ये शब्द प्रचलित हुआ है या आया है। तो आज हम ये पांडव गुफाएं जो भी है ये देखने के लिए आए हैं। तो चलिए चलते हैं। तो दोस्तों पांडव गुफाएं देखने के लिए अगर आप मुंबई की ओर से आ रहे हैं तो आपको इगतपुरी से होके 30 किलोमीटर आगे नासिक की तरफ आना होगा। और अगर आप गुजरात, इंदौर या पूना साइड से आ रहे हैं तो मुंबई नाका से होकर नासिक से दक्षिण दिशा की ओर आपको कम से कम 4 से 5 किलोमीटर आगे आना होगा। तो गरवारे पॉइंट है उसके बिल्कुल सामने आपको एक बोर्ड दिखाई देगा, एक कमान दिखाई देगी जहाँ पे दादा साहेब फाल्के स्मारक, बुद्ध विहार और पांडव लेणी का बोर्ड आपको दिखाई देगा। उससे हमें होके अंदर जाना है। यहाँ पार्किंग के लिए अच्छी सुविधा है, जहाँ आप अपना वाहन जो भी है वो पार्क करके आगे गुफाओं के लिए निकल सकते हैं। तो यहाँ से नीचे से हम लोग आए और अभी हम यहाँ से ऊपर जा रहे हैं। आपने शुरुआत में देखा होगा कि यहाँ पे एंट्री के तरफ ही दादा साहेब फाल्के स्मारक भी है। तो वो हम बाद में देखेंगे, उसकी जानकारी हम बाद में लेंगे। यहाँ अंदर जाने से पहले ही आपको बहुत से ऐसे लोग दिखाई देंगे जो मक्याला काय म्हणतात हिंदीमध्ये भुट्टा बेचने बैठे हैं। जो अगर आप चाहे तो वो खरीद कर मस्त खाते खाते एंजॉय करते आप ऊपर चढ़ सकते हैं। बहुत ही बढ़िया माहौल रहता है। तो आप यहाँ शुरुआत में ही देख सकते हैं कि कितना बढ़िया माहौल है। और अगर आप बारिश के सीज़न में अगर यहाँ पे आते हो तो इतना एक्साइटिंग और इतना बहुत ही मतलब मैं क्या बोलूँ, जब आप आओगे ना तो आप खुद ही देखोगे कि बारिश में कैसा माहौल रहता है। चलिए अभी चलते हैं फटाफट से, हमें आने में थोड़ी देर हो गई है। ये भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का एक बोर्ड है जहाँ पे जानकारी लिखी है कि 15 वर्ष आयु के नीचे विनामूल्य प्रवेश, और उसके ऊपर के इसको 25 रुपये है शायद। देखते अभी आगे चलकर। आदित्य, तुम्हारी डिमांड पे ये ब्लॉग हिंदी में बनने जा रहा है। मैंने तुम्हारा चैलेंज अभी तो एक्सेप्ट किया है, ओके। तो कैसा हुआ अभी बताना बाद में। और ये हमारा छोटू औरा। हाय आरा, कैसे हो? मैं तो अच्छा हूँ। अच्छा, अब हम कहाँ जा रहे हैं? पांडव लेणी। ओह, तो चले
ये आपके पापा जी यहाँ बैठ के लिए भुट्टा खाने के लिए। देखिए देखिए कैसे मजे ले। अरे बाप रे बाप रे बाप रे, कितनी भूख लगी है। घर से खाना खा के आए हैं फिर भी कितनी भूख लग गई देखो इनको। तो अब हम गुफाओं की तरफ जा रहे हैं। ऊपर चढ़ने के लिए ये पत्थर से बनी सीढ़ियाँ हैं, इनसे होकर हमें जाना पड़ेगा। आप आजू बाजू का माहौल देख रहे हैं, बहुत ही बढ़िया है। अगर आप इन गुफाओं को भेंट देना चाहते हैं तो जुलाई से लेकर फरवरी तक का जो भी समय है उस समय में आप आ सकते हो। तो ये जो नज़ारा आप देख रहे हो तो इससे भी बहुत बढ़िया और नज़ारा, अच्छा नज़ारा आपको देखने को मिलेगा। जब बारिश हो रही होगी तो सीढ़ियों से आता जो पानी है और उससे चढ़ के ऊपर जाने में एक अलग ही मज़ा है। बहुत ही अच्छा ट्रेकिंग हो रहा है हम लोगों का, है ना बच्चों? हाँ, बहुत बढ़िया ट्रेकिंग हो रहा है ना। हाँ, ऊंचा है बहुत। चलिए आगे जाते हैं। चलिए चलिए चलिए, भागे 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 लोग। चलिए हम भी आगे चलते हैं, पीछे रह जाएंगे नहीं तो। हाय शपथ। दोस्तों इन गुफाओं को पांडव गुफाओं के नाम से जाना जाता है। वैसे देखा जाए तो इस नाम से गुफाओं से और पांडवों से कुछ भी एक दूसरे से संबंध नहीं है। कुछ दंतकथाएं इसके बारे में बताई जाती है, जैसे कि कुछ समय के लिए पांडव यहाँ पे वास्तव्य के लिए आए थे, इसलिए इनको पांडव गुफाएं कहा जाता है। दूसरा एक है कि इन गुफाओं में जो मूर्तियाँ या जो शिल्प हमें पाए गए उनमें से 5 पांडवों की भी मूर्तियाँ एक गुफा में पाई गई, जिनकी वजह से भी इन गुफाओं को पांडव गुफाएं कहा जाता है। और तीसरी बात यह है कि यहाँ पे ये जो गुफाएं हैं ये बौद्ध गुफाएं हैं और यहाँ पे बौद्ध भिक्खु जो भी है वो विहार करने के लिए, रहने के लिए आते थे। तो वो पीले रंग का वस्त्र धारण करते थे और पाली लैंग्वेज में, पाली भाषा में पीले रंग को पंडु यह शब्द है और इससे ये पंडु का अपभ्रंश होकर पांडु करके पांडव, तो इस हिसाब से पांडव गुफाएं ऐसा नाम इसका प्रचलित हुआ। चलिए अभी से मेरी सांस फूलने लगी है, आगे चलते हैं। सीढ़ियाँ चढ़ते चढ़ते आपको बीच में कुछ ऐसे बोर्ड दिखाई देंगे जो भारतीय पुरातत्व विभाग ने लगाए हैं, जिन पे आपको इन गुफाओं के बारे में बहुत सारी जानकारी प्राप्त होगी। ये बच्चे स्नैप ले रहे हैं शायद। हाय, थक गए? नहीं, मैं नहीं थक। अरे आपने हिंदी में मुझे व्लॉग बनाने के लिए कहा, आप ही मराठी में बोल रहे हो। नहीं थक रहा। ये थक गए शायद, और आपके पापा थक गए। हाँ लगता है थक गए। कौन थकना सर? शुरू में आपने ये पहाड़ देखा जो ट्रायंगुलर शेप में है, तिकोना है। तो तिकोना होने की वजह से इस पहाड़ का नाम त्रिरश्मि पहाड़ है और इसी की वजह से इन पांडव गुफाओं को त्रिरश्मि गुफाएं भी कहा जाता है। अरे 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 अरे, कहाँ भागे जा रहे हो? रुको रुको रुको। दोस्तों ये जो गुफाएं हैं ये समुद्र तल से का तकरीबन 3004 फीट ऊंची है और संपूर्ण भारत में बौद्ध गुफाएं 1800 गुफाएं हैं। उनमें से तकरीबन 680 गुफाएं महाराष्ट्र में पाई जाती है और इन 680 गुफाओं में से ये एक जानी मानी गुफा है जिसे हम आज एक्सप्लोर करने वाले हैं। चले, बहुत हो गया ब्रेक। तो यहाँ से होकर हम अब ऊपर आ गए हैं। देखिए इस रास्ते हम ऊपर आए। यहाँ पे ये टिकट घर है जहाँ पे टिकट लेना पड़ता है। 25 रुपये पर हेड टिकट है इसके। और यहाँ से फिर ये सामने ये शुरुआत होती है। ये गुफाएं जो भी है यहाँ से हमें देखने को मिलते हैं। इस साइड में कुछ गुफाएं हैं और इस साइड में भी कुछ गुफाएं हैं। तो हम एक एक करके धीरे धीरे इनको भी एक्सप्लोर करते हैं। चलिए दोस्तों, जैसे हम अंदर जाते हैं शुरुआत में ही हमें ये 10 नंबर की गुफा मिलती है। दोस्तों ये जो गुफाएं हैं
ये इन्हें कम से कम 2500 साल पुराना इतिहास इनसे जुड़ा हुआ है। ऐतिहासिक और आध्यात्मिक दोनों तरीके से इसका एक महत्व है। और कहा जाता है कि 1823 में ब्रिटिश आर्मी में जो कैप्टन जेम्स टेलमाइन करके थे, तो उन्हें ट्रैकिंग का बहुत शौक़ था और उन्होंने ही इसी शौक़ की वजह से इन गुफाओं की खोज की। और हमारे सामने आज ये गुफाएं हमें देखने के लिए खुली है। हम अभी ऊपर आ चुके हैं और यहाँ से नासिक सिटी का ये देखिए कितना विहंगम दृश्य आपको दिखाई देगा। इन गुफाओं को भारतीय पुरातत्व विभाग ने नंबर्स दिए हैं 1 से 24 गुफाएं यहाँ पे खोजी गई है या मिली है, और जिनमें 29 शिलालेख पाए गए हैं। तो भारतीय पुरातत्व विभाग ने इनको जो नंबर दिए हैं उनके हिसाब से इनका निर्माण नहीं हुआ है। ये बस हमें काउंटिंग के लिए दिए गए नंबर है। तो इनका जो निर्माण है इन गुफाओं का ईस्वी सन पूर्व पहले शतक से लेकर 8वें शतक के बीच में हुआ है। देखिए अब हम पश्चिम की तरफ जा रहे हैं। पुरातत्व विभाग ने पश्चिम से लेकर पूरब तक 1 से 24 नंबर दिए हैं इन गुफाओं को। इन गुफाओं का निर्माण जो है वो सातवाहन और क्षत्रप राजवंश के साथ अभिर राजवंश ने निर्माण करवाया है। इन राजवंशों ने इन गुफाओं के निर्माण के लिए बहुत सारा दान धर्म किया, ऐसा इन शिलालेखों में लिखा गया है या मिला है। तो चलिए अभी हम आए हैं गुफा नंबर 1 में, देखते हैं इसमें क्या है। इस नंबर 1 की गुफा को अगर हम देखेंगे तो देखिए मेरे पीछे 4 स्तंभ आपको दिखाई दे रहे हैं जो पूरे हैं, और इनके साइड में जो एक ये साइड में जो है और एक इस तरफ का है वो आधे हैं। तो इसका निर्माण करते करते कहीं तो भी रुकावट आ गई होगी। देखते चलिए। ये इसका बाहरी हिस्सा है जो आधा अधूरा तराशा गया है। ये देखिए, और अंदर जाने के बाद समझ में आता है कि ये बहुत ही बड़ी गुफा है। ये देखिए, जिसे तराशते तराशते छोड़ा गया है। चलिए आगे की गुफा की तरफ चलते हैं। तो गुफा नंबर 1 से होकर अब हम गुफा नंबर 2 की तरफ जा रहे हैं। यह है गुफा नंबर 2, जहाँ पे हमें कुछ शिल्प या मूर्तियाँ देखने के लिए मिलेगी। आइए अंदर चलते हैं। तो ये है गुफा नंबर 2। यहाँ पे हमें ये कुछ मूर्तियाँ दिखाई दे रही है। कहा जाता है कि वशिष्ठ पुत्र पुलुवामी इनके सत्ता पे आने के बाद 6 साल बाद इस गुफा का निर्माण इन्होंने करवाया, और यहाँ पे गौतम बुद्ध और बोधिसत्व के कुछ शिल्प हमें दिखाई दे रहे हैं। देखिए, दूसरी और तीसरी गुफा के बीच ये बहुत ही सुंदर जल व्यवस्थापन प्रणाली हमें दिखाई देती है। ये छोटा सा कुंड है यहाँ पे। महाराष्ट्र में जो भी पहाड़ है, पर्वत है, वो बेसाल्ट जो पत्थर है उससे बने हैं। तो ये जो बेसाल्ट नाम का जो पत्थर होता है वो बहुत ही काला और बहुत ही मजबूत ऐसा पत्थर होता है, और इनको तराश कर इन गुफाओं का निर्माण किया गया है। और ये जो कुंड है, ये जल प्रणाली जो है, इनसे हमें ये ज्ञात होता है कि जो भी बौद्ध भिक्षु यहाँ विहार करने के लिए आते थे, यहाँ पे रहने के लिए आते थे, तो इनका पानी की जो भी ज़रूरत थी वो इन कुंडों के मदद से या कुंडों के माध्यम से पूर्ण होती होगी। तो दोस्तों अब हम आए हैं गुफा नंबर 3 की तरफ, जो बहुत ही विशाल गुफा है, सुंदर गुफा है और एक सुंदर विहार है ये देखा जाए तो। इसमें तकरीबन 18 कक्ष है। आप बाहर से देख रहे होंगे, इनके जो तराशे हुए अच्छे से स्तंभ है जिनमें अच्छे से नक्काशी दिखाई दे रही है, बहुत ही बढ़िया। तो दोस्तों जैसे हम आगे जाएंगे तो हमें दिखाई देंगे इस गुफा नंबर 3 के ये 6 स्तंभ जो अष्टकोणी आकार में है, बहुत ही सुंदर है। अगर आप ठीक से देखेंगे तो इन स्तंभों के नीचे सामने से ये 3 दाई तरफ और 3 बाई तरफ इस तरह से 6 यक्ष जो है ये मूर्तियाँ इन्हें यहाँ पे तराशी गई है, और ऐसे जैसे दिखाया गया है जैसे कोई रथ, 6 यक्ष जो है ये अपने कंधों पे इसका भार लेके उठा के चले जा रहे हैं। इस तरह से कुछ इसका निर्माण किया है। देखिए दोस्तों, ये जो गुफा नंबर 3 है तो राजा गौतमी पुत्र जो थे उनकी माता गौतमी बलश्री देवी और इनके पौत्र
वशिष्ठिपुत्र पुलुवामी, इन दोनों ने अपने अपने कालखंड में इसका निर्माण किया है। माता गौतमी बलश्री जो थी वो खुद को महादेवी कहलाती थी और इसीलिए इस गुफा को देवी गुफा भी कहा जाता है। चलिए अंदर जाके देखते हैं इस गुफा में क्या है। चप्पल जूते उतार के अंदर जाना है हमें, क्योंकि यहाँ पे पूजनीय जो है बौद्ध स्तूप यहाँ पे पाया जाता है। देखिए अब प्रवेश द्वार से अंदर होके जाएंगे हम, उसके पहले देखेंगे द्वार के बाजू में यह जगह है, ये स्तंभ, ये इस विहार का मुख्य प्रवेश द्वार है, जिसके दोनों साइड पे ये द्वारपाल की मूर्तियाँ जो है वो तराशी गई है। अंदर जाके देखते हैं। देखिए बहुत ही बड़ा विशाल विहार है ये, और इसकी खासियत देखिए, पूरा इतना बड़ा ये है मंडप जो है उसको बीच में कहीं पर भी सपोर्ट नहीं दिया गया है, पूरा पत्थर में इसको तराशा गया है। और ये जो कक्ष आप देख रहे हो, ये छोटे छोटे कक्ष जो है ये तकरीबन 18 कक्ष यहाँ पे बनाए गए हैं, और इसके तीसरे और चौथे कक्ष के बीच बिल्कुल प्रवेश द्वार के सामने आप देख रहे हैं जो बौद्ध स्तूप बनाया गया है, और बौद्ध स्तूप के साइड में भी कुछ मूर्तियाँ आपको दिखाई देगी। ये देखिए, तो ये जो विहार है यहाँ पे गुरु शिष्य जो है वो अपने ज्ञान का आदान प्रदान करते थे। तो गुफा नंबर 3 से होकर अब हम जा रहे हैं गुफा नंबर 4 की तरफ। गुफा नंबर 4 भी देखिए एक छोटा सा विहार है या छोटी सी गुफा है। इसे भी आधा अधूरा ही छोड़ा गया है। ये 2 स्तंभ जो है पूर्ण स्तंभ है, और 2 जो है वो आधे स्तंभ है या अर्ध स्तंभ हम कह सकते हैं। अगर अंदर जाके देखें तो अंदर भी खाली है। देखिए, तो ऐसा एक साथ इन गुफाओं का निर्माण नहीं हुआ है, अलग अलग कालखंड में इनका निर्माण हुआ है, और इसकी वजह से हमें यहाँ पे अलग अलग वास्तुकला का भी नमूना हमें देखने को मिलता है, और साथ में अलग अलग कालखंड के इतिहास से भी हम परिचित होते हैं। उस कालखंड के जो भी संस्कृति, सभ्यता और इतिहास जो है वो हमें इन गुफाओं से अभ्यास के लिए हमें प्राप्त होता है। देखिए ये यहाँ पर भी कुछ शायद तराशने की कोशिश की गई है। आगे चलते हैं। ये है गुफा नंबर 6, और जो अभी हमने देखी वो 5 जो आधी ही है, और पहाड़ के ऊपरी हिस्से में थोड़ी सी बनाई गई है। ये 6 नंबर की गुफा, ये 8 नंबर की गुफा है, ये भी आधी अधूरी है। पास में ये पानी की व्यवस्था है, एक छोटा कुंड भी है। चलिए आगे जाके देखते हैं आगे क्या है। तो पहाड़ के ऊपरी हिस्से में इन 5 से 9 नंबर की जो गुफा है उनका निर्माण किया। यहाँ पर भी एक पानी का कुंड है। चलिए आगे चलते हैं गुफा नंबर 10 की तरफ। ऊपर आते ही हमारे सामने आई थी वो है ये गुफा नंबर 10, जिसकी वास्तु रचना कुछ तरीके से गुफा नंबर 3 की तरह ही है। दोस्तों ये जो गुफा है इसको नहापना की गुफा भी कहा जाता है। नहापना जो है एक क्षत्रप राजवंश जो है, जो बाहर के राज्यों में से या बाहर के देशों में से आए थे, जैसे ग्रीस है, ईरान है, वहाँ से ये लोग आए थे और अपनी संस्कृति में घुल मिल गए थे। इन्होंने कुछ वर्ष हमारे भारत में गुजारे हैं। कहा जाता है कि इस गुफा के निर्माण में नहापना के जो दामाद थे वृषभदेव, इन्होंने इसका निर्माण करवाया है। ये सबसे बड़ा विहार है और यहाँ पे 16 कक्ष जहाँ पे 6 शिलालेख पाए गए हैं। यहाँ के स्तंभों पर हमें इंडो ग्रीक सभ्यता का एक अनोखा मिलाप हमें देखने को मिलेगा। अगर आप देखेंगे तो नीचे ये जो ऊपर के हिस्से में, स्तंभ के ऊपर के हिस्से में कुछ मूर्तियाँ तराशी गई हैं, जिसमें शरीर जो है वो शेर का है और सर जो है वो मानव का है। तो जैसे कि ग्रीक संस्कृति में हमने इजिप्ट में देखा है स्फिंक्स, जो ग्रीक देवता मानी जाती है, उनसे प्रभावित यह वास्तुकला आपको दिखाई देगी। इसीलिए यहाँ पे हमें इंडो ग्रीक वास्तुकला का एक अनोखा संगम आपको यहाँ देखने को मिल सकता है। ये है गुफा नंबर 11, जो पहाड़ के थोड़े से ऊपरी हिस्से में बनाई गई है। ऊपर जाके देखते हैं हम लोग। अंदर जाने के बाद हमें यहाँ पे कुछ मूर्तियाँ दिखाई देगी जो ऋषभदेव की है। ये जो मूर्ति आप देख रहे हैं ये ऋषभदेव की है। उसके साथ में इस बाजू में अंबिका देवी की मूर्ति आपको दिखाई देगी और कुछ अन्य मूर्तियाँ भी यहाँ पे
पाई गई है। गुफा नंबर 11 से लेके हम अब जा रहे हैं गुफा नंबर 13, 14 की तरफ। गुफा नंबर 12 जो आधी अधूरी छोड़ी गई है, ये है गुफा नंबर 12, 13 और 14। ये बहुत ही साधारण सी छोटी सी गुफा है या विहार है। ये है गुफा नंबर 15 और उसके सीधे ऊपर आपको गुफा नंबर 16 है। गुफा नंबर 15 में भी आपको कुछ बौद्ध शिल्प आपको दिखाई देंगे। 16 में जाके देखते हैं। इस गुफा के अंदर आपको वज्रपाणी, बुद्ध और मैत्रेय ये त्रिकूट आपको दिखाई देंगे। सोलह से हम अब आगे आए हैं और जो अब आप सामने देख रहे हैं यह है चैत्य गृह। जो 18 नंबर की गुफा है उसमें यह चैत्य गृह बनाया गया है। इसकी एक तरफ एक गुफा है 17 नंबर की और दूसरी तरफ 20 नंबर की, 20, 21 और उसके नीचे ये 19 नंबर की। तो पहले चलते हैं चैत्य गृह में के अंदर। चैत्य गृह के जो ये प्रवेश द्वार है, अगर ये देखा जाए तो पूरा पत्थर में तराशा गया है। प्रवेश द्वार के दोनों तरफ द्वारपाल है, जिसमें से एक अभी दिखाई नहीं दे रहा, खंडित हो गया है। और ऊपर जो नक्काशी दिखाई दे रही है वो त्रितल नक्काशी जो ग्रीक संस्कृति से मिलाप रखती है। चलिए अंदर जाके देखते हैं। तो ये है चैत्य गृह और ये है स्तूप, बौद्ध स्तूप। इस चैत्य गृह की लंबाई 12 मीटर है और चौड़ाई 6.5 मीटर है और इस स्तूप को 17 स्तंभों से घिरा है। चैत्य गृह के राइट साइड में जो गुफा है उसे हम देखने जा रहे हैं अभी। ये सीढ़ियों से होकर जाना पड़ता है क्योंकि वो पहाड़ के ऊपरी हिस्से में इसे बनाया गया है। ये देखिए, यह है गुफा नंबर 17। अंदर जाके देखते हैं। इस गुफा का भी निर्माण शायद अधूरा ही रह गया है। यहाँ कुछ ज़्यादा शिल्प नहीं है, लेकिन स्तंभ जो है उन स्तंभों पर हाथी, घोड़े, बैल, सूअर और कई जानवरों की प्रतिकृतियाँ हमें यहाँ पे दिखाई देती है। ये देखिए, साइड में जो है 20 नंबर की गुफा, वो भी पहाड़ के ऊपरी हिस्से में बनाई गई है जहाँ हम अब जा रहे हैं। चलिए अंदर चलते हैं। यह सबसे बड़ी गुफा है या बहुत ही बड़ा विहार है। एक मंडप है यहाँ पे देखिए, जैसे हमने गुफा नंबर 3 और गुफा नंबर 10 में देखा, उसी तरीके से यहाँ पर भी एक बहुत ही बड़ा, बहुत ही विशाल ऐसा एक मंडप है जो पूरा पत्थर में तराशा गया है। इसकी रचना कुछ इस हिसाब से है, बीच में मंडप, बाकी मंडप के चारों ओर कक्ष है। और इसकी एक खासियत यह है कि एक अंदर एक कक्ष है जिसे गर्भगृह कहा जाता है। इस गर्भगृह के अंदर बौद्ध मूर्ति स्थित है। बहुत ज़्यादा अंधेरा होने की वजह से ये दिखाई नहीं दे रही है। मैंने मोबाइल का फ्लैशलाइट ऑन किया लेकिन फिर भी समझ में नहीं आ रहा है। बहुत विशाल गाय शायद थोड़ी सी दिखाई दे रही होगी। इसे देखने के लिए तो आपको आना ही पड़ेगा। इतनी सुंदर भगवान बुद्ध की मूर्ति यहाँ पे है जो अब आप इस वीडियो में देख नहीं पा रहे हो क्योंकि अंधेरा बहुत है। बहुत बड़ा मंडप है और उसके अंदर ये कक्ष है, तो इसकी वजह से रोशनी यहाँ पे नहीं है। इसके स्तंभ को अगर देखा जाए तो बहुत ही अच्छी तरह से इसे तराशा गया है। तो देखिए इसकी नक्काशी इस पे, क्या बात है, बहुत बढ़िया।
चैत्य गृह से लेफ्ट साइड में हमने ये 20 नंबर की गुफा देखी। 21, 22 और 23 नंबर की जो भी गुफा है उसमें 21 और 22 नंबर की गुफा साधारण ही है। 23 नंबर की गुफा जो है वो इसी तरह से विशाल है थोड़ी, और उसमें भी 6 से 7 कक्ष है। और 24 नंबर की जो गुफा है वो छोटी है, जिसमें घोड़ा, शेर, बैल, ऊंट, सुअर, हिरन, कुछ महिलाएं, बच्चे, इस तरह की मूर्तियाँ वहाँ पे तराशी गई है। इस पहाड़ का जो ऊपरी भाग है, या जिसे हम चोटी कह सकते हैं, तो वहाँ पे और 3 गुफाओं की खोज हुई है, लेकिन वहाँ पे जाने का जो रास्ता है वो उतना सेफ नहीं है, तो इसके लिए पर्यटकों के लिए वो खुला नहीं है। तो जब वो खुला होगा तो उन 3 गुफाओं को देखने के लिए वापस हम आएंगे। तो अभी नीचे उतरते ही चलिए। गुफाएं देखने के बाद नीचे उतरने से पहले हमने ढेर सारा फोटोशूट किया। तो भाई अब ट्रेकिंग तो हो चुका है, अब नीचे उतर रहे हैं और बहुत थक चुके हैं, तो थोड़ा जलपान तो होना चाहिए ना। चले फिर। तो दोस्तों, हिंदी में ब्लॉग बनाने की वजह से आदित्य तो बहुत खुश हो गया था, क्योंकि मैंने उसका चैलेंज एक्सेप्ट किया था और वो फुलफिल भी किया था। तो इसलिए नीचे आते वक्त भी हम लोगों ने बहुत सारी मस्ती की और नीचे आए। ये 2 बंदर आप देख रहे हो, इन 2 बंदरों ने हमारा फल चुरा के अभी खाना शुरू कर दिया है। बंदर होते तो केला खाते ना। नहीं, बंदर फल खाते हैं ना, सब फल खाते हैं बंदर। 2 बंदर। नीचे आने के बाद ठंडा ठंडा गन्ने का जूस हमने एंजॉय किया। और अब है आपकी बारी। बताइएगा मेरा ये हिंदी ब्लॉग कैसा रहा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब किए बिना जाइएगा नहीं। तो चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।